अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, लेकिन मैं कुछ खैर खैरियत से नहीं हूँ, लेकिन डिस्पाइट एवरीथिंग आई एम विद यू। बिल्कुल ऐसी है जी। मेरे साथ हैं गज़ल अशरफ, मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत, और आज मेरे को पायलट उस तरह से पूरी क्या कहते होते हैं जान के साथ यहाँ पे मौजूद नहीं है, बीमारी की हालत में आई हैं। सबसे पहले तो हमें इनको अप्रिशिएट करना है, लेकिन जब को पायलट आपका ठीक ना हो तो जहाज़ आपको ही चलाना पड़ता है। और जहाज़ की जब बात आए तो मुझे पाकिस्तान इंटरनेशनल, मैं तो आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि आज आप थोड़ा जहाज चलाएंगे। हाँ एग्जैक्टली, मैं ज़्यादा जहाज़ चलाऊंगा, लेकिन हाँ। जहाज़ की जब भी बात आती है तो हम पाकिस्तानी, हमारे जहनों में आती है PIA। और PIA, जब भी PIA का नाम आता है तो PIA ने कुछ न कुछ कारनामे किए होते हैं। अगर 70 से पहले की बात की जाए, 80 से पहले की, तो PIA बड़े बड़े काम करती थी। अब PIA छोटे छोटे काम करती है, लेकिन हेडलाइंस बनाती है जी। तो ख़वातीन उस्ताद, कहानी तो आपने सुनी, लेकिन कहानी मैं आपको बताता हूँ कहानी असल में है क्या। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA की बात की जाए तो उसके बोइंग 777 तैयारे के एयर वेंटिलेशन सिस्टम में खातून मुसाफिर का मोबाइल गिर गया था। PIA का जो इंजीनियरिंग अमला है उसने 13 दिन तक मोबाइल को जहाज़ के एयर वेंटिलेशन सिस्टम से बाहर ना निकाला और ना ही वो निकाल सका। खातून मुसाफिर का कहना है कि जहाज़ का जो अमला है उसने कई रोज़ तक मोबाइल के एयर वेंटिलेशन सिस्टम में मौजूद होने से सबसे पहले तो इनकार किया, और ज़राए के मुताबिक मोबाइल 6 जुलाई को जद्दा से इस्लामाबाद आते हुए गिरकर सीट के नीचे खुले एयर वेंटिलेशन सिस्टम में गिर गया था। खातून मुसाफिर मोबाइल की गुमशुदगी पर मुसलसल मोबाइल लोकेशन से जहाज़ के साथ मोबाइल का सफ़र मॉनिटर करती रही। खातून ने मोबाइल जहाज़ के एयर वेंटिलेशन सिस्टम में गिरने की वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल की। तर्जुमान PIA का उसके बाद एक रद्द अमल सामने आया कि अमले ने जहाज़ का फर्श खोलकर मोबाइल 19 जुलाई को मुसाफिर के हवाले किया था। और PIA के तर्जुमान का ये भी कहना था कि इंतज़ामिया मुसलसल खातून मुसाफिर के साथ राब्ते में थी और शेड्यूल परवाज़ों की वजह से जहाज़ का फर्श फौरी खुल नहीं सकता था, इस वजह से मोबाइल ना निकल सका। खातून के अहले खाना ने यह भी किया कि उन्होंने PIA के खिलाफ वफाकी मोहतसब को भी दरख्वास्त दे दी, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद खातून के मोबाइल ज़रूर मिल गए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब देखें, अगर हम 2025 की बात करें तो हमने मुतअद्दिद देखे हैं जहाज़ के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, इंसिडेंट जितने भी हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की गफलत समझ में नहीं आती। सवाल तो पहला ये है कि अमले ने इनकार ही क्यों किया जब आपको खातून आपके साथ राब्ते में थी। फिर इस तरह से आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं एक चीज़ की, क्लैरिफिकेशन, कि वो हमारे साथ राब्ते में थी लेकिन हम देख नहीं सके थे, हमने सर्च नहीं किया। क्यों? आपको करना चाहिए था ना। वो कह रहे हैं हमारे पास टाइम नहीं था फर्श खोलने का। हाँ, सरकारी लोग हैं ना, सरकारी लोग आराम सुकून से काम करते हैं। जब तक आप उनको ये याद दहानी नहीं करवाते रहेंगे कि आपका काम है, वो काम नहीं करते, चक्कर लगवाते रहते हैं। वो कहते हैं कोई आता रहे हमारे साथ, चाय का कप पीता रहे, उसके बाद हम काम करेंगे। अच्छा, तो बस अब आपने एक्सप्लेन कर दिया कि क्या था। अच्छा खैर, आपको एक और स्टोरी भी बताते हैं, काफ़ी हैरान कुन है, जिसमें आपको याद होगा कि अब से कुछ रोज़ पहले हमने अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से बात भी की थी गिलगित बल्तिस्तान से, जहाँ पर थक में आया था सैलाबी रेला, और वो बहुत ही शदीद सैलाबी रेला था जिसमें आदित फैमिलीज़ और सयाह की गाड़ियाँ भी फंस गई थी। मैं गिलगित बल्तिस्तान की बात कर रही हूँ, जहाँ पर सैलाबी रेलों के बाइस जो हलाकतें थी उनकी तादाद अब 10 हो चुकी है, और अब तक 7 लाशें सिर्फ और सिर्फ निकाली जा चुकी हैं, और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी तक जारी है। अभी तक रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हैरान कुन बात यह है कि सैलाब में बह जाने वाली गाड़ियों में से एक फैमिली लापता हो गई थी, जिसका पर्स और शनाख्ती कार्ड बरामद हो गया है। और उन फैमिली का ताल्लुक, जो लेडी है उनका ताल्लुक एक निजी TV चैनल से है। वो एंकर हैं जिनका नाम शबाना लियाकत है, और उनके साथ उनके शोहर लियाकत और 3 बच्चे भी बताए जा रहे हैं कि वो पूरी फैमिली थी। और 22 सयाती गाड़ियाँ सैलाबी रेलों में बह गई थी, और एनी शाहिदीन ये बता रहे हैं कि तकरीबन 15 सयाह रेले में बह गए हैं। डॉक्टर अब्दुल मुबीन, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज दयामन रस्तोर डिवीजन, ने सैलाब से मिलने वाली डेड बॉडीज़ और ज़ख्मियों के हवाले भी कर दिया है, लेकिन अभी तक उन एंकर की लाश या उनकी फैमिली की लाशें नहीं मिली हैं। वो कहाँ पर है कुछ भी पता नहीं लगाया जा सका। बिल्कुल ऐसी हमारी दुआ है कि उनकी लाश या व्हाट्सएवर, हम तो इससे भी आगे, हम लोगों की तरह लाश नहीं कहेंगे, हम कहेंगे इनको रिकवर किया रहे। हो सकता है कि कहीं मौजज़ा ही हो और वो भी बच्ची हो अपनी फैमिली के साथ। हमारी नेक ख्वाहिशात है कि जल्द अज जल्द उनकी रिकवरी हो। ख़वातीन उस्ताद, आगे बढ़ते हुए एशिया कप के हवाले से भी बात कर लेते हैं। एशिया कप 2025 की अगर बात की जाए तो पाक के जो वज़ीर दाखिला हैं वो चेयरमैन PCB भी हैं, और एशियन क्रिकेट काउंसिल के वो आप प्रेसिडेंट भी उनको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वो हैं। सो मोहसिन नकवी साहब ने एक बड़ी कामयाबी समेटी है, और उन्होंने इंडिया को मजबूर किया है कि इंडिया अब जो उसके घर में इवेंट होना था वो अब इवेंट होगा दुबई में और अबू धाबी में। अच्छा। ये मोहसिन नकवी साहब की कामयाबी है। अगर इंडियन मीडिया की बात की जाए तो इंडियन मीडिया के मुताबिक टीम इंडिया ने
बाइकआउट करना था एशिया कप का और वो एशिया कप नहीं खेल रही थी। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, हम ढाका में जो मीटिंग बुलाई है, मोहसिन नकवी साहब ने ये ढाका में क्यों बुलाई है, हम उस मीटिंग का बाइकआउट करेंगे। लेकिन सब ने देखा कि शुक्ला जी उस मीटिंग में भी पहुंचे हैं और उसके बाद फिर 1-2 दिन गुजरे तो एशिया कप का स्केड्यूल भी जारी हुआ और उस स्केड्यूल के मुताबिक एशिया कप के कुछ मुकाबले दुबई में है, कुछ मुकाबले उनके अबू धाबी में। और इस वक्त विक्रांत गुप्ता साहब जो कि बहुत ही मशहूर सहाफ़ी समझे जाते हैं इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की अगर बात की जाए, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये लगता है कि इंडिया की जो सुप्रीमेसी थी या इंडिया जो सुपर पावर समझा जाता था क्रिकेट के मैदान में, एशिया कप की मुंतकली के बाद मुझे वो सुपर पावर इंडिया नजर नहीं आ रहा। अच्छा। क्योंकि वो समझ रहे थे कि इंडिया जो चाहेगा वैसे ही करेगा। क्योंकि पाकिस्तान की जब एशिया कप की होस्टिंग के बारी थी तो पाकिस्तान ने अपने मैच यहाँ पे खेले थे, बाकी मैचेस श्रीलंका में हुए थे जिन मैचेस में इंडिया ने शिरकत करनी थी। तो अब इंडिया ने ये नहीं कहा कि हम इंडिया में अपने मैचेस करवाएंगे और बाकी मैचेस पाकिस्तान बाहर खेलेगा। जी, उनके अपनी साफी बात कर रहे हैं कि अब इंडिया सुपर पावर नहीं रहा, इंडिया अब अपने आप को क्रिकेट की सुपर पावर नहीं कह सकता। और कहीं ना कहीं मोहसिन नकवी साहब के आने से इंडिया की जो सुपर पावर है वो खत्म हुई है। उसकी वजह ये है कि हमारे चेयरमैन पहले आते थे 3 महीने तक, लेट्स सपोज आप चेयरमैन रही हैं, अगले 3 महीने हसनैन लियाकत साहब चेयरमैन होंगे, अगले 3 महीने अहमद साहब होंगे, अगले 3 महीने हमाद साहब होंगे। इस तरह का चक्कर था। ठीक है, डब्ल्यू भी तो एक मैच हुआ था जिसमें मना कर दिया था। अच्छा, WCL मैच की कहानी ये है कि WCL में इंडिया ने हमारे साथ बाइकआउट किया। और उसके बाद अब इंडियन खिलाड़ी वही कह रहे हैं कि अगर सेमीफाइनल और फाइनल आया तो हम खेलेंगे। लेकिन अश्विन ने ये कहा, जो उन्हीं के खिलाड़ी है रविचंद्र अश्विन, जो कि भारत के एक कामयाब स्पिनर समझे जाते हैं, उन्होंने कहा कि अब भारत में पेट्रियोटिज्म पैसा मुतय्यन करता है। वही बात में कहने लगी थी कि पैसों का मसला है। एग्जैक्टली, जहाँ पे पैसे कम इन्वॉल्व थे वहां पे इंडियन प्लेयर्स ने बाइकआउट कर दिया। और जिस एशिया कप में पैसे ज्यादा इन्वॉल्व थे, अरबों रुपए की व्यूअरशिप थी, मेन टीम का मसला था, लेजेंड्स का मसला नहीं था, वहां पे इंडिया वालों ने कहा नहीं हम मैच खेलेंगे। सो पेट्रियोटिज्म इज लिंक्ड टू मनी, स्पेशली फॉर इंडिया। बिल्कुल, आपने अब सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है कि सारा मसला ही पैसों का था। जहां पर पैसे ज्यादा वहां पर ठीक, जहां पर पैसे कम वहां पर नहीं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने बारिशों और सैलाब से मुतासरा जितने भी खानदान थे उनके लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। ऐलान क्या है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब ने फिरदौस अमीन मक्की साहब लाइव हैं या रिकॉर्डेड हैं? सैलाब से जितने भी मुतासरीन लोग थे उनको इमदाद देने का फैसला किया है और फी खानदान 10 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान किया है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने पिंडी भटियां और हाफिजाबाद में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात के मौका पर वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तरफ से ये ऐलान किया। और मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा और रुकन पंजाब असम्बली सारा अफजल तारड़ भी इस मौके पर वहाँ पर उनके साथ मौजूद थी। जबकि सीनियर सूबाई वजीर ने मुतासरीन से ये गुफ्तगू की और यकीन दहानी कराई कि वज़ीर-ए-आला पंजाब की तरफ से जल्द इमदादी चेक जो है वो मुतासरीन को तकसीम कर दिए जाएंगे। और इस ऐलान पर मुतासरीन ने वज़ीर-ए-आला का शुक्रिया भी अदा किया, उनके हक में नारेबाजी भी की है। अच्छा इनिशिएटिव है, बिल्कुल ऐसी है। और अब जो हक की सच्ची हम कह सकते हैं कि मुतासरीन है वो ये पैसे 10 लाख रुपया उनको मिल सकता है। अब ये भी है कि बहुत सारे लोग वैसे ही मुतासरीन बन जाएंगे। किसी ने अपनी कच्ची दीवार एक गिरानी है और 10 लाख रुपया वसूल करने हैं, पाकिस्तान में ऐसा ही होता है। लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से कि जिन लोगों के घर गिरे हैं और वो वाकई, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट भी तेज है, वो बड़ा देख सुनकर ही फैसला करेगी, देख सुन के देती है। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी हैं, हम लूप होल्स निकाल लेते हैं और कहीं ना कहीं लूप होल मिलेगा और लोग 10 लाख रुपए बटोर लेंगे। खैर ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं। अब पंजाब की बात हो चुकी और हम आपको बताते हैं वफाकी दारुल हुकूमत की बात। वफाकी दारुल हुकूमत के शहरी खबरदार हो जाएं क्योंकि इस्लामाबाद में दाखिल होने वाली तमाम गाड़ियों पर एम टैग लगाना लाजमी होगा। एम टैग के बगैर किसी भी गाड़ी को इस्लामाबाद में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यह फैसला चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर्स में एक इजलास में किया गया। इजलास में शहरी सहूलतों को बेहतर बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात पर गौर किया गया और इन इक़दामात में इस्लामाबाद में डिजिटल पार्किंग, गाड़ियों पर एम टैग का नफाज और कैशलेस ट्रांजैक्शन जैसे इक़दामात शामिल हैं। और ये जब कैशलेस ट्रांजैक्शंस की बात आती है तो हमें शायद दुबई अपने माइंड में आता है जिन्होंने 2025-30 तक ये कहा था कि हम कैशलेस ट्रांजैक्शंस की तरफ चले जाएंगे और अब उसी मॉडल के ऊपर डिजिटल पार्किंग भी होगी, एम टैग भी होगा और हमारे इस्लामाबाद में होगा। बिल्कुल, एम टैग आपको पता है, सब वैसे जानते ही होंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम होता है और इसको आपको चार्ज करवाना पड़ता है जिस तरह आप दीगर ऐप्स में पैसे वगैरह डलवाते हैं इसी तरह से। और अब ये इनिशिएटिव लिया गया है कि ये सब की गाड़ियों पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो फिर अभी तो खैर नहीं, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में फिर ना कुछ जुर्माना
जुर्माने भी आयद कर दिए जाएंगे। तो लिहाजा अब आप इस हवाले से खुद ही अलर्ट हो जाएं, हमारा काम तो आपको इन्फॉर्म करना था। आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं भावल नगर, जहां पर वाकई निजी अस्पताल में खातून मरीजा का ऑपरेशन करने वाले 2 जाली डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। डटाई उनकी चेक करें कि FIR डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की शिकायत पर B डिवीजन पुलिस ने 24 जुलाई को दर्ज की और इसके साथ साथ FIR के मुताबिक महकमा सेहत की टीम ने जुबैदा नाइक अस्पताल हुसैनाबाद चौक का दौरा किया, जहां मुख्तलिफ कमरों में बहुत सारे मरीज ऑपरेशन के बाद जेर इलाज थे और जिनका C-सेक्शन हुआ था। जब 3 ऑपरेशन के लिए वहां पर दाखिल हुई तो 4 अफराद डॉक्टर्स को यूनिफॉर्म में एक मरीजा का ऑपरेशन करते देखा गया और जब उनको तलब किया गया, उनसे पूछा गया उनके लाइसेंस, उनकी डिग्री के हवाले से, तो उनके पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने एतराफ़ किया कि वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं है, बल्कि अस्पताल के जो मालिक है असलम हयात साहब, उन्होंने ऑपरेशन के लिए सिर्फ रखा हुआ है इन डॉक्टर्स को। और FIR के मुताबिक अस्पताल में कोई मुस्तनद डॉक्टर भी तैनात नहीं हुआ जिसके पास कोई एक्चुअल डिग्री हो, जहां पर वो काबिल एतमाद डिग्री होल्डर हो, किसी इदारे से उसने ली हो। और असलम के पास भी कोई डिग्री नहीं है। मज़े की बात यह है कि जो अस्पताल के मालिक हैं उनके पास भी कोई लाइसेंस नहीं है और मुकदमा 5 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया, जिनमें अस्पताल मालिक असलम भी शामिल हैं, जो मौका से अब तो फरार हो गए हैं और अब तक 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। जबकि महकमा सेहत के ज़राए ये बता रहे हैं कि गैर कानूनी अस्पताल को सील भी कर दिया है और तमाम मरीजों को रेस्क्यू 1122 के जरिए DHQ अस्पताल मुंतकिल भी किया जा चुका है। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये कहानी सिर्फ भावल नगर की नहीं है, ये कहानी पाकिस्तान की है, ये कहानी पंजाब की है, ये कहानी सिंध की है, जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं। एग्जैक्टली बलूचिस्तान और KP की है। क्योंकि हर जगह पे जब आप इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आपको इस तरह के बहुत सारे केसेस मिलेंगे, इस तरह के बहुत सारे हॉस्पिटल्स मिलेंगे जहाँ पे आपको डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे, जहाँ पे आपको सरसरी कोई नर्स होगी और वो अपने आप को डॉक्टर कहलाएगी, या फिर इसी तरह से कोई नीम हकीम खतरा जान वाली बात होती है। तो किसी ने कभी अगर इंजेक्शन लगाने का तरीका सीख लिया है तो वहाँ पे डॉक्टर बना बैठा होगा। सो ये पूरे पाकिस्तान की कहानी, और इस तरह की कहानियाँ जब सामने आएंगी तो हमारी आवाम भी सोचेगी जाने से पहले कि इनका सर्टिफिकेट चेक कर लिया जाए, लोगों की सेफ्टी पर सवाल है। एग्जैक्टली सर्टिफिकेट जब आप चेक करें तो उसके बाद ही उन हॉस्पिटल्स में जाएं। अदरवाइज वहाँ पे भी जाएंगे आपका सबसे पहले तो जेब खर्च तो उतना ही होगा, पैसे आपको लगाने पड़ेंगे। और ऊपर से गजल ये है कि आपको पता ही नहीं है कि आप इनटेक क्या कर लें, आपने इंजेक्शन कौन सा लगवाया, आपको टैबलेट्स कौन दे रहा है, और वो बंदा दे रहा है जिसके पास कोई डिग्री नहीं है। और अस्पताल जो मालिक है उनके पास भी कोई डिग्री नहीं है और उन्होंने भी ऐसे ही डॉक्टर, ज़ाहिर है जब जो इब्तदा है वही गलत है तो फिर आगे आप क्या कर सकते हैं एक्सपेक्ट कि भाई बाकी डॉक्टर्स कितने डिग्री होल्डर्स होंगे। अगर वो बाकी डॉक्टर्स डिग्री होल्डर होते तो शायद वो वहाँ जाते ही ना और अस्पताल के मालिक को ही खुद ना खुद कुछ ना कुछ कर देते। बिल्कुल ऐसे ख़वातीन औज़ात, और ये हालात हैं पाकिस्तान के। और अब बढ़ते हैं और पाकिस्तान की कुछ बात करते हैं सैटेलाइट की दुनिया में। एग्जैक्टली पाकिस्तान का नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 31 जुलाई को लॉन्च के लिए तैयार है, जो चीन के ज़ीचांग सेंटर से लॉन्च होगा। तर्जुमान स्पार्को ने कहा है कि ये सैटेलाइट फसलों की निगरानी, ज़राअत की दुरुस्त मालूमात और शहरी मनसूबाबंदी में मदद देगा। नया सैटेलाइट आफात की पेशगी वार्निंग जैसे उसमें सैलाब, ज़लज़ले और ज़मीन का हिलना उनकी निगरानी करेगा। और तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक ग्लेशियर्स के पिघलाव और जंगलात की कटाई पर नज़र रखने में भी ये सैटेलाइट अहम किरदार अदा करेगा। CPEC समेत कौमी तरक्याती मनसूबों की निगरानी में भी सैटेलाइट अहम मुआवन होगा और माहौलियाती निगरानी और कुदरती वसाइल के इंतजाम में नया सैटेलाइट अहम संग-मील साबित होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। और इस हवाले से आपको पता है ना कि ये ऑर्बिट जो है वो जब ज़मीन के गिर्द ऑर्बिट जब चक्कर लगाता है तो इसके वेरियस पर्पसेस होते हैं, जिस तरह के हसनैन ने आपको बताया। ज़ाहिर है इसमें अब जो हमारी ये वेदर कंडीशंस चेंज हो रही हैं इसका भी पता लगाया जाता है, वेदर फोरकास्ट का। फिर उसके साथ साथ साइंटिफिक रिसर्च भी होती है, फिर इसके साथ मज़ीद रिसर्चेस भी होती हैं, जिस हवाले से 31 जुलाई को कहा जा रहा है कि लॉन्च होगा। और अर्थ की जो ऑब्जर्वेशन है वो भी इसमें की जाती है, फिर नेविगेशन सिस्टम भी उसका भी पता लगाया जाता है। लेकिन अब 31 जुलाई का बताया गया है और उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो ग्लेशियर्स हैं उनके पिघलाव और जंगलात की कटाई पर भी ये नज़र रखेगा। हो सकता है कि जो वेदर कंडीशंस चेंज हो रही हैं, सैलाब आ रहे हैं, इस हवाले से भी कोई मज़ीद इंफॉर्मेशन हमें हासिल हो सके। तो इस हवाले से अब इंतज़ार करते हैं और मज़ीद इस हवाले से जितनी भी खबरें आएंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे। आपको पता है कि वैसे तो लोग जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल चैट GPT का इस्तेमाल मुतादिद कामों के लिए करते हैं और अपनी ज़ाती तफसीलात या फिर राज भी शेयर करते हैं, मगर चैट GPT तैयार करने वाली कंपनी OpenAI के चीफ एग्जीक्यूटिव सॉम ऑल्टमैन के ख्याल में AI चैट बोट से
अपने गहरे राज शेयर करने से आपको अब गुरेज करना होगा, और यही सी में आप सबकी बेहतरी है। क्योंकि एक पॉडकास्ट हुआ जिसमें इंटरव्यू के दौरान सॉम ऑल्टमैन ने कहा कि एआई से गुफ्तगू के दौरान एहतियात का मुजाहरा करें। इंटरव्यू के दौरान मेज़बान ने कहा कि वह कुछ एआई टूल्स के इस्तेमाल में हेजिटेट फील कर रहे थे, क्योंकि इसमें मसला ये था कि उसे मालूम नहीं था कि इसकी ज़ाती तफसीलात कहाँ जाएंगी। और फिर उस पर सैम ने कहा कि मेरे ख्याल में ये काबिल फ़हम है कि उन्होंने कहा कि लोग खुसूसन नौजवान चैट जीपीटी को एक थेरापिस्ट या फिर एक लाइफ कोच के लिए इस्तेमाल करते हैं और पूछते हैं कि हमें रिश्तों में इन मसाइल का सामना है तो फिर हम क्या करें। फिर जो चीफ एग्जीक्यूटिव साहब थे उनके मुताबिक अगर हम अपनी ज़िंदगी एआई की कहने के मुताबिक गुजारेंगे तो ये नुकसानदेह और ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि आप अपने राज शेयर कर रहे हैं, अपनी पर्सनल बातें, तो आपको नहीं पता कि वो कहाँ जा सकती हैं। बिल्कुल ऐसी है, डेट इज़ वेरी वेरी ट्रू स्टोरी। क्योंकि जब एक चीज़ बनाने वाले का चीफ एग्जीक्यूटिव इस तरह की बात करे तो हमें भी इसको सीरियस लेना चाहिए। और हमने देखा है कि सिर्फ नौजवान नस्ल नहीं बल्कि उम्र रसीदा लोग भी अब चैट जीपीटी का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं कि मुझे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरा अपनी बीवी के साथ इस तरह का इशू चल रहा है, आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे अपने वालिदैन के साथ इस तरह के इशू चल रहे हैं, आप मुझे बताएं मुझे क्या करना चाहिए, मेरा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इस तरह का इशू चल रहा है, आप मुझे बताएं मुझे क्या करना चाहिए। वो कुछ आपको बता तो देता है लेकिन उसको पता है कि उसके साथ कम्युनिकेट कौन कर रहा है। लेट्स सपोज उसके साथ हसनैन लियाकत या फिर गज़ल अशरफ कम्युनिकेट कर रही हैं, तो अब जब हसनैन लियाकत या गज़ल अशरफ के हवाले से कोई भी दूसरा चैट जीपीटी का शख्स अपनी चैट जीपीटी से पूछेगा कि बताइए हसनैन लियाकत को और गज़ल अशरफ को, ये मिसाल दे रहा हूँ कि आप इनकी निजी ज़िंदगी के हवाले से हमें बताइए कि इनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना है, तो वो सब कुछ उनको बता देगा। वो उनको बताएगा कि इनके अपने घर वालों के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, इनके अपने ऑफिस में ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, इनके अपने टीम के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, इनके ये राज है मेरे पास। सो ये चैट जीपीटी के नुकसानात भी हैं, इनको हमें देखना होगा और इनको देख के ही आगे बढ़ना होगा। चैट जीपीटी इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, आपको अपने पास से भी कुछ करना है। खवातीन बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आपको बताऊं एक मजे की बात, मैं अभी कुछ दिन पहले ही देख रही थी तो एक स्टोरी मैंने देखी जिसमें ये था कि एक पर्सन ने चैट जीपीटी से पूछा कि मुझे किसी का व्हाट्सएप हैक करना है तो मुझे बताएं, और चैट जीपीटी का आंसर आगे से था कि नहीं मैं इस तरह की इंफॉर्मेशन या इस तरह के काम आपके साथ लेकिन नहीं आप अगर फोकस करके चैट जीपीटी को कहेंगे, क्योंकि मैंने देखा है चैट जीपीटी से बात करते हुए कि वो बिल्कुल करते हैं। अगर वो 2-3 दफा इसरार करता ना तो चैट जीपीटी ने उसको कुछ ना कुछ बता देना कि फला ऑप्शन पे आप जाएं तो आपने ना स्क्रीनशॉट लगाया हुआ था जिसपे ये था कि मुझे किसी का व्हाट्सएप हैक करना और मुझे अपनी स्टडीज के हवाले से ये काम है तो मुझे व्हाट्सएप हैक करने का बताएं, और वो पूरा स्क्रीनशॉट देखकर मैं काफी हैरान हुई कि ये क्या हो रहा है। बिल्कुल ऐसे। खवातीन वज़ारत, ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सोशल स्टोरी आई होंगी। यहाँ पे वक्त हुआ चाहते एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।